वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए दुखी होता किसान, बेरोजगार होते युवा, महिलाओं के साथ होते अत्याचार और भी कई तरह की विसंगतियां जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। युवा बेरोजगार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जो है भूमाफियाओं का और जो है शिक्षा माफियाओं का और कई तरह के माफियाओं का बोलबाला है। और इनका जो रील में जो दिखावा है वो कहीं ना कहीं झूठा साबित होता नजर आ रहा है हमें। तो जो ओबीसी जन कल्याण संघ है, चाहे ओबीसी महासभा हो, चाहे अखिल भारतीय SC ST OBC जन कल्याण संघ हो, ये सभी संगठन उभर के जो आ रहे हैं, तो क्या इसको हम आने वाले समय में एक मजबूत विपक्ष के रूप में देख सकते हैं? देखिए राजकुमार जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह से आज से लगभग आप 6 साल पीछे चले जाएंगे तो ओबीसी समाज जागरूक नहीं था। निश्चित तौर पे ओबीसी समाज के लोग जागरूक नहीं थे। आज जागरूकता तो आई है निश्चित तौर पे ओबीसी समाज में, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा लेट तो हुए हैं। हालांकि जब जागो तब सवेरा है, ये मान सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो यूनिवर्सिटीज में है, वाइस चांसलर है, प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, सब जगह आरएसएस के लोग भरे हुए हैं और आरएसएस में एक दो जाति के विशेष लोग भरे हुए हैं। आप बड़ी-बड़ी फैक्ट्री ले लीजिए, बड़े-बड़े उद्योग ले लीजिए, सब जगह कहीं न कहीं प्राइवेटीकरण जो हो रहा है, माफ जो कीजिएगा, मैं बीच बीच में आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं, सुनने में आता है, आपने भी सुना होगा, ये मैं हमारे चैनल की ओर से नहीं बोल रहा हूं, आपने सुना होगा। कहते हैं कि आरएसएस जो है उसने हिंदुत्व का पुनर्जागरण किया है, हिंदू धर्म को सुदृढ़ किया है, हिंदू धर्म को जो है मजबूत बनाया है, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे कुंभ का आयोजन हो। तो ये जो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान का करके जो दिखाया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा, क्या ये वास्तव में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है या सिर्फ एक ढकोसला है, सिर्फ एक दिखावा है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हिंदू धर्म इतने दिनों से चल रहा है, सारी बातें चल रही, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि ओबीसी समाज के लोग, एससी एसटी समाज के लोग किस संस्था में कहां पर बैठे हो, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, और जो महत्वपूर्ण संस्थान है वहां पर कितने ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं। ये भी तो हिंदू है ना। बिल्कुल। हिंदू समाज बोल बोल करके कुछ विशेष जाति के लोग इसका लाभ उठाते हैं। मुट्ठी भर लोग इसका हिंदू समाज के नाम ले लेकर के लाभ उठाते हैं। क्या आप बताइए मुझे, आपको कौन सा फायदा है? मैं चलिए मैं मान हिंदू धर्म से हम लोग आते हैं, तो फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या मिल रहा है, क्या फायदा है? आपके वाइस चांसलर कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपके आईएएस आईपीएस हैं? उल्टा आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जब भी मौखिक इंटरव्यू में जाते हैं ना हमारे लोग, जैसे अभी राधे जाट जी ने भी बोला कि जाति का नाम ना लिखा जाए, मैं सहमत हूँ इस बात से। जाति का नाम लिखा जाता है ना, तो वहां पे जब इंटरव्यू होता है ना, उस पर लिखा होता है कि जाट हैं, कि यादव हैं, कि लोधी हैं, कि कुशवाहा हैं, कि गुर्जर हैं, या और भी या ओबीसी एससी एसटी की। तो वहां पे जो ऊपर लोग बैठे हैं ना, वो सिर्फ एक तो विशेष जाति के लोग बैठे हैं। वो जाति देख करके हम लोग अगर लिखित पेपर में अच्छे नंबर ले आएंगे और हर तरह से नंबर ले आएंगे, लेकिन मौखिक इंटरव्यू में हमको कम नंबर दे करके, फेल करके हमको नौकरी से भगा दिया जाता है। इस तरह का कभी आप देखना, जो ओबीसी एससी एसटी समाज के जो शिक्षित और बड़े जागरूक और पढ़े लिखे जो छात्र हैं, जो एमपीपीएससी से लेकर के आईएएस आईपीएससी के जब आईएएस आईपीएस की जब इंटरव्यू देते हैं ना, जब ऐसे छात्रों से आप मिलेंगे और आप इनकी निराशा देखेंगे, तब आपको निश्चित तौर पर पता लग जाएगा किस तरह से हमारी जातियों के साथ किस तरह से इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है। हमारी बहुसंख्यक समाज है, मीडिया में हिस्सेदारी देख लीजिए, कभी आज तक, एनडीटीवी, बड़े बड़े जब जो चैनल चलते हैं, इन चैनलों में आप उनकी जाति देख लीजिए, तो आपकी ओबीसी की जाति का एक आध मिल जाए तो मुझे बता देना। अभी राहुल गांधी ने भी एक मीटिंग में कहा था कि भाइयों खड़े हो जाओ, ओबीसी एससी एसटी में से कौन आते हैं। जब मीडिया का इंटरव्यू चल रहा था तो एक भी वहां पे ओबीसी एससी एसटी का व्यक्ति नहीं मिला था। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि आपको, मैं तो मान रहा हूं कि आप हिंदू धर्म को मान रहे हो, भगवान को पूज रहे हो, अच्छी बात है, भगवान को पूजना चाहिए। हम रामकृष्ण भगवान के देश से आते हैं, हम भी रामकृष्ण को मानते हैं, लेकिन आपको सही दिशा में भी तो जाना चाहिए ना। फिर आप भगवान को मानते हैं, मैं तो ये कहता हूँ जो कथा करने वाले लोग हैं वो पैसे वाले होते जा रहे हैं, और जो जबकि कथा कराने में पुण्य होता है। बिल्कुल। राधे जाट जी, मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? हम लोग क्या है, कथा जब कराते हैं ना, तो कथा कराने वाले लोगों को पैसे वाले और आईएएस आईपीएस बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पुण्य धर्म होता है ना, कथा कराते हैं। लेकिन कथा करने वाले, पैसे लेने वाले अमीर होते जा रहे हैं, अधिकारी बनते चले जा रहे हैं, लगातार देश की संस्थानों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, और हम पुण्य धर्म कर रहे हैं साहब, कथा करा रहे हैं, भागवत जी करा रहे हैं, रामायण जी कर रहे हैं। हम गरीब होते चले जा रहे हैं, हम बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास सत्ता राजनीति है, ना कुछ है। उल्टा अमित शाह हमको, हमारे लोगों को, हमारे जो
जिन्होंने हमको, हमारी माताओं बहनों को वोट देने का अधिकार दिया, जिन्होंने हम लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया, डॉक्टर अंबेडकर साहब, उनका उल्टा अपमान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। विडंबना इस तरह का दुर्व्यवहार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग, एक मानवता का धर्म है, मैं मानवता के धर्म को मानता हूँ। और एक बात और बता दूं आपको मैं राजकुमार जी, लोग, मतलब लोग पत्थरों में भगवान ढूंढते हैं, पत्थरों की मूर्तियों में, और मैं मनुष्य जो गरीब है ना, दलित है, शोषित है, वंचित है, किसान है, जो पीड़ित है, उसमें भगवान देखता हूँ। जी, मेरे तो कहीं ना कहीं उनको मैं अपना भगवान मानता हूँ, और अगर उनकी हम लोग सेवा कर पाएंगे तो मैं मानूंगा कि मैं सच्चे भगवान को मानता हूँ। जी जी, बहुत बड़ी बात कह दी है कहीं ना कहीं आपने। राजकुमार यादव जी, शेषई का कहना है कि जो नर है वही नारायण है और जीव मात्र में परमात्मा का निवास है। और जो बीजेपी का, आरएसएस का जो एजेंडा है वो बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को भ्रमित करके और उनके धर्म की मीठी पुड़िया उनको खिला करके उनको जो है भ्रमित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राधे जाट जी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या लोगों को, जो एजुकेटेड लोगों का आप नेतृत्व करते हैं, लाखों एजुकेटेड लोग आपको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड लोग हैं, क्या उनको भ्रमित किया जा सकता है धर्म की पुड़िया दे करके या धर्म का बोलबाला कर करके? वो सरकार चुनने में अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग क्यों नहीं करते? देखिए, ये बहुत ही चीज़ें आपने बहुत ही सही जगह चीज़ें बोली है कि आज लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है। और मैं इस पे पूरी तरीके से ये कहता हूँ कि जो भी एजुकेटेड लोग हैं, आज उनको कहीं न कहीं भ्रमित तो किया ही जा रहा है। लेकिन मैं जो ये बोल रहा हूँ एजुकेटेड, आपके न्यूज़ नेशन के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज ये आह्वान भी करना चाहता हूँ कि मैं धर्म की रक्षा भी तब कर पाऊँगा जब मेरे घर में रोज़गार होगा। मैं धर्म की जी रक्षा तब कर पाऊँगा जब मेरे घर में मेरे बेटे को रोज़गार मिलेगा, कुछ पैसा आएगा। मैं दान पुण्य भी तब कर पाऊँगा जब मेरे पास रोज़गार होगा। आज अगर मैं बेरोज़गार होते जाऊँगा, तो मैं धर्म पुण्य भी नहीं कर सकता, मैं अपने धर्म की रक्षाएँ भी नहीं कर सकता। और आज की स्थिति में यही एक ऐसी पीढ़ी आखिरी है जिसने जो हम लोग रोज़गार में जो लोग दिख रहे हैं, आज जो बड़े लोग इन चीज़ों को लेके रोज़गार के ज़्यादा अपने आप को ये बोलते हैं कि हम खतरे में हैं। उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपके बेटों का जो भविष्य और आपके बेटों का रोज़गार खतरे में है। आने वाली पीढ़ी आपको सही, मतलब ये जो लोग आज जो एजुकेटेड लोग हैं ना, ये सच में अपने जो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने में लगे। इन्हें एजुकेशन, आज शिक्षा पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की खत्म हो चुकी है। आपका शिक्षा का लेवल स्कूल्स बंद हो रहे हैं। आज आपके जो मैंने बोला कि भ्रष्टाचार से उनके ही लोग अंदर जा रहे हैं। अगर ये लोग जा रहे हैं तो जो जो ईमानदारी से पढ़ने वाले या जो जॉब करने वाले लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो कहीं न कहीं पीछे रहते जा रहे हैं। उनके बच्चे ईमानदार, जिनके पास पैसा है वो तो जा ही रहा है। तो बहुत बड़ी जो एक संख्या में जो ये चीज़ें हो रही है, और एजुकेटेड लोगों को इनको समझना चाहिए कि आप तभी अपने धर्म या तभी अपने लोगों की रक्षा कर पाओगे, तब आपके पास रोज़गार होगा, रोज़गार का निर्माण होगा, रोज़गार का सृजन होगा और एजुकेशन बढ़ेगा। लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ एजुकेशन तो आ ही नहीं रहा है। आज कैसे भी करके जो इसकी मानसिकता मुझे बीजेपी की दिख रही है, वो लोग ना एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं देना। उनको ये पता है कि इनके जो है ना, इनके जो नेताओं के बेटे, इनके जो दूसरे लोग हैं, उनके झंडे उठाएं, उनकी दरिया उठाएं, उनकी जय जयकार करें, और बच्चा पढ़ ही नहीं पाए। उनको रोज सुबह शाम में धर्म खतरे में है, आपका ये खतरे में। कभी आपने किसी को देखा, ये कभी बोला कि आपकी शिक्षा खतरे में है, आपका रोजगार खतरे में है? ये कभी नहीं आएगा। इनके लोगों से मैं बीजेपी के लोगों को खुला चैलेंज करता हूं, चाहे मध्य प्रदेश का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, खुला चैलेंज मंच देके बोल रहा हूं कि आप आके मेरे पे शिक्षा के क्षेत्र में मेरे से बहस कर लीजिए, आप एजुकेशन पे बात कर लीजिए। आपने मध्य प्रदेश में कितने एजुकेशन, और प्रधानमंत्री तक को भी बोल रहा हूं, कितने आपने एजुकेशन के सेंटर खोले? आपने सिर्फ जो है एक ऐसा फर्जीवाड़ा किया, इन्होंने क्या किया, कोई स्कूल को नाम बदला और उसका नाम लिख दिया पीएम एक्सीलेंस स्कूल, लेकिन उस एक्सीलेंस स्कीम में सीएम सनराइज स्कूल, इनमें कुछ नहीं है, इनमें टीचर ही नहीं है, शिक्षक। मैं कल परसों का एक वीडियो देख रहा था, एक मंत्री के सामने पढ़ी लिखी बहनें जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है, वो पैर पढ़ रही थी। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने एक ही चीज मैंने सोशल मीडिया से लिखा कि इनके पैर मत करो, पढ़ो, हमें रोजगार चाहिए तो हम इनकी आंखों में आंखें डाल के और इनके सीना तान के इनसे रोजगार लेंगे। लेकिन ये स्थिति कर दी एजुकेशन की। आप जो बोल रहे हैं ना, वो पैरों में पढ़ रहे हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो जेल में ठूसे जा रहे हैं। तो आप देखोगे तो मैं बोल रहा हूं
और एजुकेटेड लोग इसके जिम्मेदार है। आने वाली पीढ़ी को जो बोल रहे हैं ना हम क्या देके जाएंगे, बेरोजगारी देके जाएंगे, उनको हम जो है हमारे समाज को इतना डरपोक बना के जाएंगे, हमारे बच्चों को इतना डरपोक बना जाएंगे कि उनको आगे समझने की शक्तियां छीन जाएगी। तो पूरा देश आज है ना बेरोजगारी में आगे घुसने वाला। जिस तरह से बोला जाता है ना प्रकृति को हम क्या देखे, प्रकृति को भी कुछ नहीं देके जा रहे और हमारे बच्चों को भी कुछ नहीं दे। आने वाला जो भविष्य वो बर्बाद है। मैं इंदौर शहर में रहता हूँ, यहाँ देखेंगे, यहाँ सी इस देखिए कितने कितने बड़े बड़े वादे हुए थे, 100 सुपर स्मार्ट सिटी बनेंगे, वो सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं। इन्होंने बोला था, आपने यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके देख लीजिए, मध्य प्रदेश में एक भी बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है स्वास्थ्य को लेके। एमवाई की हालत देख लीजिए आप, मतलब किस किस लेवल पे बात कर, शिक्षा का लेवल तो इतना है। अभी आप गांव के किसी बच्चे को, आपका कोई आसपास का गांव हो, वहां 12th के बच्चे से एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा के बता दीजिए, वो बच्चा ढंग से इंग्लिश का, अगर इंग्लिश में तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये एजुकेशन का लेवल कर दिया है। तो आने वाला भविष्य बहुत बर्बाद है। सिर्फ अच्छी शिक्षा कहाँ बची, जहां लाखों रुपए दे के आपको निजी स्कूलों में जाना पड़ रहा है, वहां पे आपको 3-3, 4-4 लाख रुपए आज फीस हो गई। मिडिल क्लास का बच्चा वहां पढ़ नहीं सकता। तो ये जो लोग है संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में काम कर रही है, जो सोच रहे हैं इनके बच्चे भी अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ पाए, तो पूरी शिक्षा व्यवस्था खत्म है। एजुकेटेड लोग जो हैं वो बिल्कुल डरपोक बनाए जा रहे हैं, उनमें कोई चीज का सोच नहीं। क्योंकि देखिए इतना वर्क प्रेशर है कि वो सुबह 9:30 बजे निकलता है, रात की 8-9 बजे घर पहुंच रहा है। तो उसको जो थोड़ा बहुत व्हाट्सएप से मिलता है, बौद्धिक रूप से हमारे अंदर कोई चिंतन नहीं हो रहा। बौद्धिक रूप से हमारे समाज को, जो पूरे प्रदेश को, पूरे देश को कमजोर किया जा रहा है इन लोगों की वजह से, इन राजनीति। और ये तब से आए हैं, आप इनका देख लीजिए पैटर्न, तब से इतना डरपोक और इतना ढकोसला पूरा समाज बनाते जा रहे हैं, जहां आपको आपके किसानों की हालत पर दिन बदतर होती जा रही है। प्राइस जो रेट्स देखिए, आपका पेट्रोल और इन्फ्लेशन जो है, फ्रूट्स अगर आप लेने जाओ तो उसका इन्फ्लेशन हाई रेट पे चला गया। तो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं नहीं है। सिर्फ एक न्यूज़पेपर्स पे आप दिन भर देखिए, दिन भर ऐड आते फर्जी। हमारा मुख्यमंत्री, मैंने बोला ना, शिवराज ने 1 लाख नौकरी की घोषणा की, तो हमारे सीएम ये दूसरे जो महाठग मोहन आए, इनने 2.5 लाख की घोषणा कर दी। जी और जी इतनी बिल्कुल। बुरी स्थिति, और इनका रोजगार का पैटर्न बहुत ही, अभी मैंने कुछ प्राइवेट निजीकरण में मैंने भी कुछ बात की है। तो इनका एक क्या होता है कि एक सीएसआर फंडिंग, एक फंडिंग होती है कि इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, उसमें 11 महीने का ये रोजगार देते। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो आपका रोजगार में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर उसमें आप आगे बढ़ते हो, 11 महीने जॉब करो या ना करो, उस दिन रजिस्ट्रेशन। तो जो सरकार है, रोजगार और इनको इतना फर्जी तरीके से दिखा रहा है कि रोजगार जमीन पे है नहीं, लेकिन दिखाया जाता है। इनके हिसाब से सिर्फ पकोड़े और आप ठेला चला के रोजगार मानते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इस देश का भला कभी नहीं होगा। एक दिन हमारा देश ये रोजगार और ठेले पे ही आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। राधे जी, आपकी पीड़ा को जो है किसान युवाओं की पीड़ा को आपके माध्यम से हम समझ पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझ पा रहे हैं। तो मैं राजकुमार यादव शेषी जी से कहना चाहूंगा कि बीजेपी का एक नारा है, बटोगे तो कटोगे, और इस नारे के सहारे इन्होंने कई राज्यों की नैया पार लगा ली है। तो आप एक बहुत बड़े किसान नेता भी कह सकते हैं, और अहिर रेजिमेंट की लड़ाई आपने लड़ी है, पूरे देश के अंदर आपने एक क्रांति पैदा कर दी है। तो आपके इस नारे को, बीजेपी के नारे को आपसे अगर जोड़कर देखा जाए कि बटोगे तो जो है भटकोगे, बटोगे तो जो है इसी तरह पिसते रहोगे, बटोगे तो इसी तरह से जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहोगे और शोषित होते रहोगे। क्या ये मान के चलें ओबीसी जन कल्याण संघ के द्वारा और आपके द्वारा एससी एसटी ओबीसी को जो आप संगठित करने का काम कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी के रूप में से माना जाए या एक चुनौती के रूप में से माना जाए? भविष्य में आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए राजकुमार जी, हम लोग चाहते हैं कि जो ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, इनको जो है हक और अधिकार मिले। दूसरी बात क्या है, हम संविधान से चलना चाहते हैं। आपने बोला बटोगे कटोगे, ये अलग बात है। लेकिन हमको जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिन्होंने लगभग 33 से ज़्यादा डिग्री हासिल की और जो कि चाहते तो अपनी सुखी जीवन जीने के लिए बहुत सारी डिग्री थी। एक आईएएस, आईपीएस से बड़े रैंक की वो कहीं न कहीं नौकरी करते थे, अपना जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने छुआ-छूत देखा, उन्होंने जब गुजरात में वो नौकरी कर रहे थे, तो उस समय उनसे जो छोटे अधिकारी थे, वो भी उनके साथ छुआ-छूत करते थे और पानी भी उनको दूर से पीना पड़ता था। इस तरह की तमाम समस्याएँ थी, जिनको देख कर के उन्होंने सोचा गुजरात में एक जगह उन्होंने संकल्प भूमि बनाई और वहाँ पर संकल्प लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन को भले कष्ट में, संघर्ष में जीऊँ, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनको कहीं न कहीं मैं मजबूत बनाऊँगा। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने जिस तरह की बात बोली है,
जिस तरह से हमारा जो मनुवाद है और जो हिंदू धर्म की जो किताबें हैं, उनमें क्या है कहीं न कहीं जो शूद्र से लेकर के हम लोगों को बताया गया है। जबकि बाबा डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे, जब अम्बेडकर साहब के साथ इस तरह का छलावा होता था, इस तरह का छुआ-छूत होता था, तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि माँ इस तरह का छुआ-छूत हमारे साथ क्यों हो रहा है? तो माँ ने कहा कि बेटा ये कहीं न कहीं किताबों में लिखा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की हौसले को देखिए आप, जब वो बच्चे थे, छात्र थे, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा कि इस तरह से किताब झूठी भी हो सकती है माँ। जो किताबें बिल्कुल। लिखी गई जो झूठी भी हो सकती हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक ऐसी किताब लिखूँगा जिसमें सभी को समान अधिकार मिले। जब जिस किताब में किसी तरह का छुआ-छूत ना हो, तो तब उन्होंने कहीं न कहीं जो है भारत का संविधान लिखा और भारत के संविधान में किसी तरह का कोई छुआ-छूत नहीं है, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे आपका ओबीसी, एससी, एसटी हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सभी के लिए हक अधिकार है और जो हमारी जो मातृशक्ति है, महिला शक्ति है, इसके लिए पहली बार जब संविधान बना तो कहीं न कहीं विदेश में किसी भी तरह से कहीं पर भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था और महिला को अगर वोट देने का अधिकार दिया है तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया और भारत के संविधान ने दिया है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग ओबीसी, एससी, एसटी समाज के, किसान समाज के लोगों को हम मजबूत करेंगे और दलित पिछड़े जो दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, इनकी आवाज़ बन करके चाहे हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ हो या भी हमारे ओबीसी समाज के और कई सारे संगठन हों, चाहे वो हेमराज जी हों, राधे जाट जी हों, हम सब मिलकर के कहीं न कहीं एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और देश में और प्रदेश में हमारे जो सामाजिक न्याय की बात करेंगे और सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं किसी तरह का कोई जातिवाद नहीं होता है। जिस तरह से जो हम सभी समाजों को हक मिले, सभी गरीबों को हक मिले, किसानों को हक मिले और सभी को बराबर न्याय मिले। जी, राजकुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कहीं ना कहीं हमारी इस चर्चा का निष्कर्ष निकल के यही आया कि धर्म, जाति, पंथ, मजहब इन सबसे ऊपर उठ करके सब लोग समानता के भाव से रहें, देश में कोई छुआछूत ना हो, सभी लोगों को समान अधिकार मिले और जो है सभी मिलजुल करके आपस में रहें, सभी को रोजगार, प्राथमिक रूप से सभी को रोजगार मिले और सभी जो है हिलमिल कर रहें, यही उद्देश्य है। आप सभी का न्यूज नशा में बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।